अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करने लगे हैं और लेक्चर नंबर 10 में आज हमारा जो आर्टिकल है वो बेसिकली है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स के सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी क्या होती है या सॉलिड्स में जो हीट है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है और सॉलिड्स में हीट को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी होती है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सॉलिड्स को गैसेस के साथ या लिक्विड्स के साथ तो उस वक्त सॉलिड्स का क्या किरदार होगा। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर आर्टिकल को देखते हैं तो हमारा जो आर्टिकल है वो बेसिकली है हीट कैपेसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स। वो कहते हैं द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन हाउ मच एनर्जी डज इट टेक टू राइज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस की हीट को या किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो कितनी हीट पर यूनिट प्रोवाइड करने से उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा होगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि कितनी एनर्जी, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें किसी भी सब्सटेंस को बाय 1 यूनिट के उस सब्सटेंस की जो हीट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो या ये कह सकते हैं कि हमारे पास कि कितनी एनर्जी हम लोग किसी भी सिस्टम को दें कि उसका टेम्परेचर 1 यूनिट जो है वो क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए। उसके बाद वो कहता है कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो भी हीट किसी भी सब्सटेंस को आप लोग प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा एक जैसी ही होगी। डिफरेंट सब्सटेंस के लिहाज से जो हीट है वो भी डिफरेंट ही होती चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी के बढ़ने से या डेंसिटी के कम होने से ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो हीट का अब्जॉर्ब होना है वो भी चेंज हो जाएगा और डिफरेंट सॉलिड्स के लिए जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और सिंपली इस मसले को सॉल्व करने के लिए कि किसी सब्सटेंस में हीट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी सब्सटेंस में हीट की कैपेसिटी कम होती है, हम लोग सिंपली यहाँ पर बात कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर का। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जब भी हम लोग एवोगाड्रोस नंबर की बात करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस की बात की जाती है कि जिसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स विद अ सिंगल यूनिट 6.025 × 10 की पावर 23 इतने मालिक्यूल्स पर हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपनी हीट को अप्लाई करेंगे। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है किसी की कम है, लेकिन सिंपली जिस सब्सटेंस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसमें उतनी ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी जितनी कम होगी उसमें हीट को अब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी। तो इसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड इज़ द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट वाज रेफर टू अबव द हीट कैपेसिटी पर यूनिट सब्सटेंस। आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट वाज द रेफर टू अबव द हीट कैपेसिटी पर यूनिट सब्सटेंस। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी एनर्जी उस सब्सटेंस की इंक्रीज़ होगी पर यूनिट सब्सटेंस। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट सब्सटेंस की बात की जाएगी। तो हम लोग ये सिंपली कहेंगे कि जिस तरह इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी ऑटोमेटिकली हमारे पास उस जगह पर जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। तो सिंपली हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, C=du/dt। हेयर C इज़ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, U इज़ द इंक्रीज इन substance and T is the temperature. So if the substance is a gas then it is important to specify whether the gas is being held at constant volume। और यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जिस सब्सटेंस को आप लोग डील करना चाह रहे हैं अगर वो सब्सटेंस एक गैस है तो उसका वॉल्यूम और उसका जो प्रेशर है वो हमेशा क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन सॉलिड्स के लिए हमारे पास ये डिफरेंस होगा, इसमें नेग्लिजिबेंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपली जितना सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली उसकी जो हीट को ऑब्जॉर्व करने की जो पावर है वो भी उतनी ज़्यादा होती है। जितना किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है उसकी हीट को ऑब्जॉर्व करने की डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इतनी कम होगी। इसी तरह अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में भी हम लोग इस चीज़ को डील तो कर सकते हैं, लेकिन गैसेस में डील करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसके प्रेशर को और उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लेकिन सॉलिड्स के केस में आप लोग इसके प्रेशर और वॉल्यूम को नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी क्लासिकल अप्रोच टू हीट कैपेसिटी के। हीट कैपेसिटी की क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? वो कहता है कि हमारे पास क्लासिकल अप्रोच ऑफ हीट कैपेसिटी के, हीट कैपेसिटी की क्लासिकल अप्रोच का ये मतलब है कि हीट कैपेसिटी को आजकल तो मॉडर्न दौर है ना, पुराने दौर में कैसे डील किया जाता था। अब उस वक्त हम लोग बात कर रहे थे सिंपली कि सॉलिड्स टू बी अ 3 डायमेंशनल एट इज, वो कहते हैं कि हमारे पास आप लोगों ने नाम सुना होगा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। सॉलिड्स को सिंपली हम लोग 3 डायमेंशन ही कहते हैं। तो कहते हैं कि 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एटम्स जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद होते हैं, कि एटम के ऊपर अपने सेंटर से तमाम डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इक्वल होती है। तो इसका क्या मतलब होगा, इफ़ द फोर्सेस ऑन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डेरिवेशन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट इज़ कॉल्ड द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम सुना होगा कि जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो किस तरह होती है कि आप लोग जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम में जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जगह के इर्द गिर्द वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली छोटे पैमाने पर पानी में वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप लोगों ने ट्यूनिंग फोर्क का नाम सुना होगा कि फिज़िक्स की लैब में आप लोगों ने ट्यूनिंग फोर्क को एक रबड़ के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं और वो हिलता है, तो वहाँ पर भी ऑसिलेशंस हो रही होती है। तो यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और यहाँ पर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जब भी आप लोग उन एटम्स की या पार्टिकल्स को फोर्स प्रोवाइड करेंगे वो फोर्स हमेशा उनकी हार्मोनिक ऑसिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी फोर्स बढ़ती चली जाएगी उनकी जो ऑसिलेशन है वो भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती चली जाएगी। और अगर फोर्स कम करते जाएँ तो ऑटोमेटिकली उनकी जो ऑसिलेशन है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं 1 डायमेंशनल तो एटम सिर्फ एक्स में जाएगा, 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो पार्टिकल्स एक्स और वाई दोनों में जा रहे होंगे। लेकिन चूँकि हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे वो एक्स, वाई और जी तीनों डायमेंशंस में वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। और जब आप लोग उन पार्टिकल्स की एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी की बात नहीं की जाएगी, बल्कि उन तमाम पार्टिकल्स की एनर्जी की बात की जाएगी जो एक्स, वाई और जी तीनों डायमेंशन में मूव कर रहे होंगे। और अगर हम लोग सिंगल डायमेंशन की बात करते हैं कि एवरेज एनर्जी क्या होगी ओवरऑल पूरे के पूरे एलिमेंट्स की, तो हम लोग इनकी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर को उसको सिंगल डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डील करेंगे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो सिंपली अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं, अब ज़्यादा तवज्जो कीजिएगा, अगर है सिंगल डायमेंशन तो हम लोग लिखेंगे KT, सिंगल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिंगल टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 3KT, क्योंकि वहाँ पर एक्स, वाई, जी तीनों डायमेंशन में। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो भी हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे वो एवोगाड्रो नंबर ही होंगे। तो सिंपली U इज़ इक्वल टू 3KT/m। अब देखें 3KT/m होता है तो m की जगह पर n ओवर a, तो सिंपली n फॉर एवोगाड्रोस नंबर। आप लोग उस कांस्टेंट को या U को a से मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और a से डिवाइड भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इस वजह से डिवाइड करवा रहे हैं कि हम लोग उसको एक और दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट कर सकें। द रेशियो ऑफ n, कैपिटल N डिवाइडेड बाई इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल n भी बोलते हैं। तो a के इज़ डिनोटेड एज r 10, तो आप लोग a और k को मिला के क्या लिख लेंगे, U इज़ इक्वल टू n इंटू 3RT।
तो सिंपली यू एम क्या आ जाएगा, यू ओवर एन इंटू 3RT। तो ये हमारे पास क्या होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब देखें हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था C इक्वल टू du/dt। तो हमारे पास du की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3RT लिख सकते हैं। T से T कैंसिल तो क्या बच जाएगा, 3 × R। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 6 कैलोरीज डिग्री पर केल्विन। द वैल्यू ऑफ फॉर CP ऑफ 3R, कि अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इज़ अबाउट 6 कैलोरीज पर डिग्री केल्विन, कि 1 डिग्री केल्विन पे 6 कैलोरीज जो हैं उसकी हमें ज़रूरत होगी अगर हम लोग किसी भी सॉलिड में 3 डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं। और ये जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया है 6 कैलोरीज पर डिग्री केल्विन, ये बेसिकली एक गुड अप्रॉक्सीमेशन है किस चीज़ के लिए, सॉलिड्स के लिए। किस जगह पर, रूम टेम्परेचर पर। और सिंपली हम लोग रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और अगर हम लोग उसको केल्विन मिले तो वो तकरीबन 27 × 273 करें तो हमारे पास तकरीबन 300 केल्विन बन जाता है। और तो यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो हीट कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बयान की गई है। और आप लोग इसको, और स्टूडेंट्स इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है जी हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पर भी वो एक सॉलिड को ही, जिसे हम लोग 3 डायमेंशन डील करें, उसकी एक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है। अब देखें स्टार्टिंग में हम लोग जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 पे हैं, 0 टेम्परेचर पे 0 केल्विन की यहाँ पर वो बात कर रहा है, और हीट कैपेसिटी को वो वाई में ले रहा है, टेम्परेचर को एक्स में ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होगा वैसे वैसे उसकी हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रही होगी, क्योंकि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि उस जो टेम्परेचर है वो उस सॉलिड की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। उसमें ये होगा कि वो सॉलिड सिंपली सारी की सारी हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। मिसाल के तौर पर आप लोग बात करते हैं वाटर की, आप लोग पानी को बॉयल करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पानी को मुसलसल हीट तो मिल रही होती है, लेकिन पानी उस सारी की सारी हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है। और कुछ टाइम के बाद जब पानी के मालिक्यूल्स के पास मज़ीद हीट ऑब्जर्व करने की एबिलिटी नहीं रहती, तो उस वक्त वो क्या करता है, वो खुद को वेपर्स में कन्वर्ट करता है या बॉयल करना शुरू कर देगा। बॉयल होने के बाद फिर मज़ीद अगर आप लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस वक्त वो क्या करेगा, वो उस बेकर से बाहर निकल कर वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा। तो सॉलिड्स के केस में भी यही होता है कि जब आप लोग उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली बात है सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज, तो इनकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप लोग स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखें 0 से 40 से पहले तकरीबन 30-35 लगा लें, वहाँ तक आप लोग मुसलसल टेम्परेचर तो इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, लेकिन हीट कैपेसिटी में वेरी वेरी माइनर चेंजिंग आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हीट आप लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट सिस्टम अपने अंदर खुद ब खुद ऑब्जॉर्ब करता जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वो हीट जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसकी जो हीट कैपेसिटी है सॉलिड की, अपने अंदर हीट को ऑब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। द शेप ऑफ द कर्व फॉर टेम्परेचर T इज़ नियरली इक्वल टू 0 इज़ इंटरेस्टेड इट अपेयर टू बी प्रोपोर्शनल टू अ पावर ऑफ T स्क्वायर एंड T क्यूब। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, T स्क्वायर कर रहे हैं, T क्यूब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी हीट कैपेसिटी भी उसके प्रोपोर्शनल ही है, तो वो भी उसी रेशियो से यकदम पहले बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, लेकिन आस्ते आस्ते स्टेप के साथ साथ वो प्रोपोर्शनल होकर T क्यूब T और 3 की पावर के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। अब हीट कैपेसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक हीट, इसका क्या मतलब होगा, वो कहता है कि अगर आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं या वेडिंग पूल में, वो कहते हैं कि बोथ का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। इसका क्या मतलब है कि दोनों में जो इनपुट एनर्जी है, जिसे हम लोग उसकी हीट एनर्जी भी कहते हैं, वो क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी जगह पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बहुत तेज़ी से, तो हमारे पास उस पूल के अंदर जो उसका टेम्परेचर है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो भी लिक्विड आप लोगों ने पानी वगैरह फिलअप किया हुआ है उस पानी में केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने से उसकी हीट कैपेसिटी भी चेंज हो सकती है। द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ इट्स mass and its chemical composition. Because of its much larger mass, the swimming pool of the water has large heat capacity and then wading pool. तो वो कहता है कि अगर हमारे पास वेडिंग पूल और स्विमिंग पूल दोनों के अगर आप लोग एग्जांपल लें तो हमारे पास, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हीट को
ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जितना मैथ ज़्यादा होगा, जितना केमिकल कंपोजिशन होगी, उसी हिसाब से उसमें हीट की कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी। तो अगर हम लोग डिफरेंट सब्सटेंसेस को लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो हर एक की हीट को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी। कुछ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा होती है, कुछ की केमिकल कंपोजिशन कम होती है। तो उसी हिसाब से उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। अब हीट को हम लोग सिंपली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर C का सिंबल यूज़ करेंगे। C इज इक्वल टू Q/Δt। तो अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हीट इन द फॉर्म ऑफ जूल होती है और T इन द टेम्परेचर है। तो हम लोग एक सिंगल सब्सटेंस विद द एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से डील करेंगे। तो C इज इक्वल टू Δ/Q/T। तो हम लोग इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एनर्जी बटा डिग्री, एनर्जी पर डिग्री। Q हीट है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर के डिग्री, और एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉल भी कह सकते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन की फॉर्म में भी डील कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप लोग इस जगह पर C का फार्मूला देखें तो C क्या है, C इज इक्वल टू Q/Δt। तो Q हीट है, हीट इन द फॉर्म ऑफ जॉल, और टेम्परेचर इन केल्विन। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, जॉल पर केल्विन। तो आप लोग जॉल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट का क्या मतलब होगा कि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एलिमेंट्स के वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो आप लोग उस वक्त जॉल पर मोल पर केल्विन की बात करेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे सब्सटेंस का मैस इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, उसी हिसाब से उसमें जो एनर्जी है वो भी क्या करिए, इंक्रीज़ करी होगी या डिक्रीज़ करी होगी। सिंपली डिफरेंट सब्सटेंसेस की हीट एनर्जी डिफरेंट होती है। हीट एनर्जी डिफरेंट का मतलब है कि उनकी हीट को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और वो डिपेंड करती है कि उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसी है, उसमें जो एटम्स हैं उनमें क्या वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। और उस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वाटर पूल की बात करते हैं, उसमें कितने % पानी मौजूद है, तो वो उसके मैस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। जितना मैस ज़्यादा होगा उस पूल के अंदर उतनी हीट को ऑब्जॉर्व करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसके बाद है जी हीट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 10 अभी तक कंटिन्यू है, लेकिन ये है कि मैं बच्चे आप लोगों को क्या कहूँ कि इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग हीट ऑफ ट्रांसमिशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिंपली यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि हीट को Q से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और C और Q हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि जैसे जैसे आप लोग Q को बढ़ाते रहेंगे, उस पार्टिकल की या उस एटम के अंदर हीट को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास सिंपली हीट कैपेसिटी क्या होगी, टोटल हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हीट होती है पूरी बॉडी के एटम्स की टोटल एनर्जी, और टेम्परेचर होता है कि उस पूरे के पूरे एटम में जो टोटल एनर्जी है उसको उसकी टोटल तादाद पे डिवाइड किया जाए। तो हीट बेसिकली एवरेज होता है, और सॉरी टेम्परेचर बेसिकली एवरेज होता है, और जो हीट है वो बेसिकली क्या होती है कि उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है। तो हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी के लिए वो ऊपर हीट को ले रहा है, नीचे टेम्परेचर को ले रहा है। तो हीट क्या होगी, हीट होगी टोटल एनर्जी ऑफ डेट पार्टिकल्स। के एक हमारे पास सब्सटेंस है उसमें 10 पार्टिकल्स हैं, 10 की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मौजूद होगी। उनको जमा कर लेंगे तो टोटल हीट होगी। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा कि आप लोग टोटल पार्टिकल्स की एनर्जी को जमा करके उन टोटल पार्टिकल्स की तादाद पे डिवाइड कर देंगे। तो हीट अलग चीज़ है और एनर्जी अलग चीज़ है। हीट और एनर्जी सेम होंगे लेकिन हीट और टेम्परेचर क्या होंगे, थोड़े से अलग होंगे। तो यहाँ तक बच्चे आप लोग रीड आउट कर लें। इंशाल्लाह बाकी जो मज़ीद डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्कस कर दूँगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।